अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ के सब टॉपिक एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखने जा रहे हैं। इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो सीरीज़ हम बना रहे हैं और आज इस सिलसिले में हम फॉरेस्ट का टॉपिक कवर करेंगे। मेरे पास जो किताब खुली हुई है हुमायूं सिटी की है। आप कोई भी किताब ले लें, वो सारी किताबें ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेबस कवर करती हैं। फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं जनाब, एक प्रोडक्शन फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्शन फॉरेस्ट या प्रोडक्टिव फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। प्रोडक्टिव का मतलब होता है वो जिससे कि लकड़ी निकाली जाए अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए। अब लकड़ी का क्या क्या इस्तेमाल है वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं। इसको जो है वो उगाया, खुद से भी उगाया जाता है कि ये लकड़ी काटी, ये दरख्त काटा, उसकी जगह दूसरा उगा दिया, क्योंकि इसकी कमर्शियल वैल्यू है, इसकी लकड़ी काट के बेची जा रही है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के भी होते हैं, प्राइवेट लोगों के भी होते हैं। कुछ लोग अपनी जमीन पर दरख्त उगाते हैं बेचने के लिए। ठीक है। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट क्या होता है, या प्रोटेक्शन दरख्त कौन से होते हैं? वो दरख्त जो कि एनवायरनमेंट या अपने आसपास की जमीन की प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए, इनका मकसद काट के बेचना नहीं है। जैसे कि रोड के बीच में जो पैसेज होता है उसके पास दरख्त लगे हुए हैं, शारा पैसल पे जाए आपको पूरे यहाँ से वहां तक दरख्त मिलेंगे। वो क्यों लगे हुए हैं? वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए हैं। थोड़ी सी यहाँ पे सड़क है, धुआं उठ रहा है, तो अगर दरख्त लगेंगे तो वो थोड़ा सा मिटिगेट करेंगे धुएं को। ठीक है। सड़क के किनारे, पहाड़ों पे बहुत सारी जगहों पे ऐसे दरख्त लगाए जाते हैं। दरख्त पहाड़ के अंदर, मिट्टी के अंदर ले आके अपनी जड़ों को फैलाते हैं, तो उसकी वजह से मिट्टी जम जाती है, तो पहाड़ों में से मिट्टी फिसल फिसल के नीचे नहीं आती, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग से बचते हैं। तो ये भी प्रोटेक्शन वाला काम हो गया। अब उसी दरख्त को काट देंगे क्या हम? उसको नहीं काटेंगे। काटने वाले दरख्त अलग होते हैं, वो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट कहलाते हैं। और आमतौर पर प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की लकड़ी भी उस वाली नहीं होती। ऐसे दरख्त आमतौर पर नहीं लगाए जाते प्रोटेक्शन के लिए जिसकी की कमर्शियल वैल्यू भी हो, वरना वो लोग काट ही लेंगे, है ना। शराय फसल पे अगर मैं आम के दरख्त लगा दूं, या नाबिया, यहाँ से वहां तक शराय फसल पे आम के दरख्त लगा दूं तो गाड़ियां कम चलेंगी, लोग कैरियां ज्यादा तोड़ रहे होंगे। तो आमतौर पर प्रोटेक्शन के लिए ऐसे दरख्त लगाए जाते हैं जिसकी की कमर्शियल वैल्यू ना हो, ना उसके फ्रूट की वैल्यू हो, ना उसकी लकड़ी की वैल्यू हो। लकड़ी बहुत महंगी भाई, लकड़ी का दरख्त लगा दूं, थोड़ी देर में सब काट के ले जाएंगे लोग। रात के वक्त आएंगे, चुपा चुप काटेंगे और ले जाएंगे। तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए आमतौर पर दरख्त को लगाते हैं। इनकी ग्रीनरी की वैल्यू होती है, ऑक्सीजन क्रिएट करने की वैल्यू होती है, जमीन को पकड़ने की वैल्यू होती है, लैंड के अंदर उनकी जड़ें मजबूती से पकड़ ली होती हैं। तो इस तरह की वैल्यूज जो है वो ज्यादा देखी जाती हैं। या फिर वो दरख्त जो कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से खत्म हो रहे हैं, वो भी एक प्रोटेक्शन के तौर पे यूज किए जाते हैं, ताकि उनकी उनकी जो नस्ल है वो बच सके। खैर जनाब, तो फॉरेस्ट की क्या अहमियत है? आपके इसी पेज नंबर 71 पे एक बड़ी अच्छी सी डायग्राम बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। वो एक साथ लिस्ट कर दिया उन्होंने। फॉरेस्ट की अगर मैं अहमियत बताना शुरू करूं, पॉल्यूशन को कम करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट बनाते हैं। जितने भी जंगल के जानवर, परिंदे, कीड़े जंगल में ही होंगे ना, जंगल खत्म कर देंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो किसी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था ना कि बच्चों के सर में बहुत जुए हैं, बच्चों के सर में बहुत जुए हैं। तो बच्चों के सर में जुए हैं, उनके घर तबाह कर दो, जुए खुद ही खत्म हो जाएंगी, यानी गंजा करा दो बच्चे को। तो इस तरह से फॉरेस्ट खत्म कर देंगे, अंदर जितने भी जानवर रहते हैं, शेर, चीते या कीड़े या परिंदे, सब खत्म हो जाएंगे। तो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है। ठीक है। फिर जंगल क्या करता है? सॉइल इरोजन को रोकता है। सॉइल इरोजन क्या है? हमने बहुत दफा बात की है, मिट्टी बह बह के नीचे आ रही है। पहाड़ों की मिट्टी बह के दरिया के साथ नीचे आ रही है। जब जंगल के दरख्त उसको पकड़ के रखते हैं तो मिट्टी नहीं बहती। मिट्टी बहने के दो नुकसान हैं। क्या? एक नुकसान क्या है कि मिट्टी बहने का नुकसान ये है कि लैंड स्लाइडिंग होती है, लोग उसके नीचे दब के मर जाते हैं। ठीक है, लैंड स्लाइडिंग जो है वो खतरनाक है। मिट्टी बहने का दूसरा नुकसान ये है कि डैम्स और कैनाल्स भर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी खत्म हो रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर और क्या काम करते हैं? फ्लडिंग को कंट्रोल करते हैं। फ्लडिंग को दरख्त कैसे कंट्रोल करते हैं? कुछ तो पानी चूसते हैं, लेकिन पानी चूसना इतना बड़ा इंपॉर्टेंट काम नहीं है इनका। पानी तो वो हर वक्त चूस रहे हैं। पानी जब ऊपर से बह रहा होता है तो दरख्तों के जंगलों से टकरा के उस डाइवर्ट होता है, फैल जाता है। एक फ्लो में नहीं बह रहा होता, एक रेगुलर। हमने ये तो बात की थी कि सैलाब असल में मसला क्या है कि कैनाल में एक साथ एक ही वक्त में बहुत सारा पानी आ जाए। कैनाल की कैपेसिटी है 100 की, पानी आ गया 200 एक वक्त में। अगर वही 50-50 सेकेंड 4 मुख्तलिफ सेकेंड्स पे गुजरा होता तो कैनाल ओवरफ्लो नहीं होती।
लेकिन वही एक वक्त में एक साथ उस सेकंड पे आ गया तो उस वक्त कैनाल ओवरफ्लो कर गई, सैलाब आ गया। तो दरख्त जो है वो वाटर फ्लो को डाइवर्ट करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो फ्लडिंग के ऊपर इनका इम्पैक्ट होता है। और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ये कैसे करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी कैसे? इनके पत्ते झड़ते रहते हैं, दरख्तों के पत्ते झड़ते रहते हैं, नए पत्ते लगते रहते हैं। दरख्तों के पत्ते झड़ने से वो पत्ते जो है ज़मीन पे गिरते हैं, वो ज़मीन में आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में मिल जाते हैं। तो उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़मीन की मिट्टी में शामिल होकर ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। फिर लकड़ी के लिए तो हो गए नेचुरल, फिर टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन, बहुत से दुनिया में घर लकड़ी के बनते हैं, ठीक है। फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, और मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिनल पर्पस का मतलब समझते हैं? बहुत से ज़्यादा दरख्तों से दवाएं बनती हैं, जितनी भी दवाएं आप खा रहे हैं सब पौधों से ही निकली हैं। पैराडोल खा रहे हैं, ब्रूफिन खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, पौधों से ही निकाली है ना, ठीक है। बहुत सी इंडस्ट्री वुड बेस्ड इंडस्ट्री है, टिम्बर पूरा मौजूद नहीं होता तो पार्टिकल बोर्ड्स बनाए जाते हैं, फॉरेस्ट से निकालते हैं बहुत सारी लकड़ी इसमें से। फिर फ्रूट दरख्तों से हासिल होते हैं। फिर हीट से प्रोटेक्शन, जब दरख्त होगा तो धूप दरख्त पे पड़ेगी, नीचे वाली जगह ठंडी होगी, तो लैंड जो है हीट से प्रोटेक्ट होती है। फिर एम्प्लॉयमेंट देते हैं फॉरेस्ट हर तरह की, इन पिछले वाले सारे कामों में एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फ्रूट की एम्प्लॉयमेंट मिलती है, यानी मालियों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लकड़ी बनाने वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लकड़ी के घर बनाने वालों को, लकड़ी के फर्नीचर बनाने वालों को, ठीक है। और इंसान के लिए रिक्रिएशन होते हैं, रिक्रिएशनल होते हैं, ठीक है। देख के अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है फॉरेस्ट को देख के। फॉरेस्ट की टाइप्स होती हैं, शुरू करते हैं फॉरेस्ट की टाइप्स। एल्पाइन, जेलाटो नहीं, एल्पाइन फॉरेस्ट, कॉनी, कौन से निकला है? कॉनी फेरस फॉरेस्ट। फिर ट्रॉपिकल थॉर्न, इतना मस्त, इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा मैं लिख लूँ सारे नाम, सब ट्रॉपिकल पे समझाता हूँ। सब ट्रॉपिकल, स्क्रब, फिर रिवरिन या बेला, फिर मैंग्रोव मशहूर ज़माना, फिर इरीगेटेड। इरीगेटेड फॉरेस्ट वो होता है जो आपने अपने हाथ से लगाया होता है, वो जंगल था ही नहीं, आपने खुद ही बना दिया। तो ये पाकिस्तान में लाहौर के करीब छांगा मांगा, छांगा मांगा जाके देखना चाहिए। उसके अलावा थल में भी लगाया है, चीचा वतनी में भी लगाया है, मुख्तलिफ जगहों पे लगाया है। सबसे मशहूर छांगा मांगा है बाहर लाहौर के करीब। इरीगेटेड फॉरेस्ट, मैन मेड फॉरेस्ट, इट वॉज नॉट देयर बिफोर वी प्लांटेड ट्रीज। वैसे एक और अभी एक नया नया काइंड भी आ रही है जो कि शहरों में फॉरेस्ट उगा रहे हैं, छोटी सी जगह पे बहुत सारे। तो वो जापानीज एक कॉन्सेप्ट है, मियावाकी। तो उसमें छोटी सी जगह पे, यानी एक 600 गज के प्लॉट पे पूरा जंगल बना दिया उन्होंने। तो कैसे बनाया, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो फिर आप कभी देखिएगा, बड़ा मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है। दुनिया भर इसको अडॉप्ट कर रही है, फॉरेस्ट विद इन द सिटीज़। अच्छा जी, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स क्या होते हैं? जो समंदर के किनारे, समंदर के किनारे इनकी जड़ें जो हैं वो नमकीन वाटर से में सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। इनका क्या फ़ायदा होता है? ये दरिया, समंदर की बहुत सारी मखलूक और दरिया के किनारे जो एंड है दरिया का, उसके करीब की बहुत सी मखलूक के लिए अंडे बच्चे देने की जगह बनती है। यहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं, अपने अंडे देने के लिए यहाँ पे आते हैं, वापस चले जाते हैं। क्योंकि जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनको बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं, तो छोटी मछलियाँ अपने अंडे यहाँ पे देती हैं ताकि जब वो बच्चे जब तक अंदर ही अंदर जड़ों जड़ों में बड़े हो जाएं फिर बाहर निकलें।
ऐसा ना हो कि बेचारे पैदा होते ही मर जाएं। ठीक है, तो मैंग्रोव का एक काम तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, समुंदर के किनारे उगने वाले चंद पौधों में से एक है। दूसरा है कि वहाँ की नेचुरल लाइफ के लिए भी काम का है ना, वहाँ की जो मछलियाँ वगैरह उनके लिए भी काम का है। रिवर रेन का मतलब क्या होता होगा? अच्छा, मैंग्रोव कहाँ होते हैं? कोस्ट ऑफ सिंध पे होते हैं और कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान पे होते हैं। जहाँ जहाँ समंदर है वहाँ वहाँ मैंग्रोव है। तो हमारे यहाँ समंदर कहाँ है? सिंध और बलूचिस्तान में। तो सिंध और बलूचिस्तान में मैंग्रोव होते हैं। लेकिन आमतौर पे ज़्यादा वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ दरिया और समंदर का आपस में मिलाप हो रहा होता है। सिर्फ समंदर और पहाड़ जहाँ पे मिल रहे होते हैं ना ऐसा है ना, समंदर और पहाड़ टकरा रहे हैं आपस में, आमतौर पे वहाँ पे इतने नहीं उगते ये वहाँ पे उगते हैं जहाँ दरिया बहता बहता खत्म हुआ और समंदर शुरू हुआ। वो जगह इनके लिए मोस्ट सूटेबल होती है मैंग्रोव के लिए। रिवर रेन क्या होते होंगे यार? ये तो लव से बताओ ना भाई। द रिवर के साथ साथ जो लगे होंगे, दरिया के किनारे किनारे जो दरख्त उग जाते होंगे वो रिवर रेन फॉरेस्ट कहलाते होंगे। तो जहाँ जहाँ रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ वहाँ योग्य में नेचुरली दरिया का पानी बह रहा है, उस पानी की वजह से दरख्त को उगने के लिए ज़्यादा आसानी है, हर वक्त पानी मैसर है। रिवर रेन फॉरेस्ट। और कहीं कहीं हमने खुद भी उगा दिए दरिया के बैंक्स को मजबूत करने के लिए। पक्का दरिया नहीं था, कच्चा दरिया था, कच्ची किनाल थी, मिट्टी का दरिया था, उसकी किनाल के किनारे झड़ झड़ के अंदर गिर रहे हैं। तो किनारे किनारे पे दरख्त लगा दें तो वो दरख्त मिट्टी को पकड़ लेंगे मजबूती से। आमतौर पे रिवर एंड फॉरेस्ट में ऐसे दरख्त, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह होती है, रिवर पूरा गवर्नमेंट का होता है, तो रिवर के अलॉन्ग जो दरख्त लगाती है गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट की मर्जी से लगते हैं। तो फिर गवर्नमेंट कहती है तो हमारी लैंड है ना, हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं दरख्त, तो यहाँ पे कमर्शियल वैल्यू के दरख्त लगा देते हैं वो, कि दरख्त लगा दें, दरख्त बड़ा हो जाए फिर उसको काट लें और उसी जगह फिर दूसरा लगा दें। 100 लगा दें एक वक्त में, 20 काटें, 20 और लगा दें, फिर जब वो बड़े होने लगे तो फिर 20 और काट लें, फिर 20 और लगा दें, इस तरह से करके साइकिल चलाते रहें। तो इसमें रिवर एंड फॉरेस्ट के अंदर जो है वो गवर्नमेंट कमर्शियल वैल्यू के दरख्त लगाती है, लगा लेती है, क्योंकि उसकी अपनी ज़मीन है, वो उसका फ़ायदा उठाती है। पानी भी बेतहाशा मैसर है, हर वक्त मिल रहा है, तो अलग से पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मुफ्त की गवर्नमेंट की कमाई हो रही होती है। और इसका एक फ़ायदा मैंने कहा कि हुआ कि रिवर बैंक्स को ये मजबूती से पकड़ के रखते हैं। फिर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ये एक ही बात हो गई। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का मतलब होता है ये वो दरख्त हैं जो बहुत ऊंचे नहीं होते। अब ये इससे चलती हुई आ रही है बात, सबसे ऊंचे दरख्तों में से हैं, सबसे ऊंचे दरख्त, ऊंची जगहों पे जो दरख्त हैं उनमें से हैं एल्पाइन फॉरेस्ट। ये बहुत ऊपर वाले इलाकों में होते हैं, हालांकि होते छोटे हैं। नहीं, सवात नहीं, नहीं मालूम जब्बा भी नहीं, और ऊपर, ये इतना ऊपर नहीं है, इससे भी ऊपर। ये दरख्त बहुत ऊपर होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, ठीक है, हाइट पे होते हैं, माउंटेन हाइट पे होते हैं, ऐसे माउंटेन जो बहुत ऊपर होते हैं, लेकिन ये दरख्त छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, दरख्त को भी ऑक्सीजन भी चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन भी तो चाहिए। सर्दी बहुत सख्त होती है, हर वक्त बर्फ जमी रहती है, तो दरख्त को ग्रोथ के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए वो सारे एलिमेंट्स हर वक्त मैसर नहीं होते इनके पास, जिसकी वजह से दरख्त छोटे होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, इनकी जड़ें साइडवेज फैलती हैं। ये पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ मौजूद है। ये जो अल्पाइन है ना, ये बस ये मैक्सिमम है इनकी लंबाई। लेकिन जब आप कॉनीफेरस को देखेंगे तो वो पहाड़ जितने लंबे होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि पहाड़ के नीचे से चलता चला आ रहा है और ऊपर तक आपको दरख्त वहाँ मिल रहा है। तो ये जो कॉनीफेरस के इन्होंने एल्पाइन की जो उन्होंने मिसाल दी है, ये सारे एल्पाइन नहीं है। अच्छा, एल्पाइन फॉरेस्ट की एक निशानी ये भी होती है कि उसकी जो शाखें होती हैं दरख्त की, उनका मुंह ऊपर की तरफ होता है, यूं उगती हैं शाखें, क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं मिल रही होती, हर वक्त सूरज नहीं चमक रहा होता, बादल ज़्यादा होते हैं और बर्फ़ होती है और सर्दी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज को वो एब्जॉर्ब करने के लिए नेचुरली इसकी शाखों का डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, जो सबसे बड़े दरख्त हैं वो कॉनीफेरस है। ये एवरग्रीन होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं, इनकी ख़ास निशानी ये होती है कि कोन की शेप में होते हैं,
ठीक है, लंबे भी होंगे तो ये कोन की शेप में ही लंबे होंगे, इन्वर्टेड कोन। ठीक है, इनकी ब्रांचेस स्लोप में होती है नीचे की तरफ, क्योंकि इन पे जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ पड़ के गिरती रहे, जम ना जाए, फिर भी जम जाती है। ठीक है, आ, इनकी लीफ ज़्यादा नहीं गिरती, साल भर अपने आप को प्रोटेक्ट रखती हैं। ये पाए जाते हैं, ये माउंटेनियस एरिया में ये भी पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पे पाए जाते हैं, जैसे कि चित्राल, कोहिस्तान, दीर। ये आ गए तो ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट आप लोगों ने देखे हैं, ये आपने देखे होंगे, नॉर्दर्न एरिया पूरा, केबी के पूरा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये पूरा आपके सवात, कालाम, मालम जब्बा, ये सब कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं। ठीक है, अब नीचे उतर आए, सबसे ऊपर चढ़े थे पाकिस्तान पे तो अल्पाइन मिले थे, उसके नीचे चढ़े तो कॉनिफेरस मिले, उसके नीचे उतरे तो अब हम पंजाब में आ गए। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में बहुत ऊंचे दरख्त नहीं होते, दरमियाने साइज के दरख्त होते हैं, 4-5 मीटर तक बहुत से बहुत उनकी ऊंचाई जाती है। ठीक है, तो ये जो दरमियाने साइज के दरख्त हैं, इनको हम ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल उस एरिया के एतबार से कह रहे हैं कि जो समंदरी भी नहीं है और जो पहाड़ी भी नहीं है, मैदानी इलाका है। मैदानी इलाके में पाए जाने वाले, मुनासिब इलाके में पाए जाने वाले ये दरख्त होते हैं। तो ट्रॉपिकल लफ्ज से आप क्या समझेंगे? प्लेन, प्लेन एरिया, मैदानी इलाके, ना पहाड़ ना समंदर, बीच की जगहों पे जो बन रहे हैं। तो ये दरख्त ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत से बहुत 5, 6, 7, 8 मीटर लंबे होते होंगे, बहुत ऊंचे दरख्त नहीं होते। आमतौर पे इसकी जो है वो झाड़ीदार दरख्त होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, कांटेदार झाड़ीदार इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। वाटर की सर्च में मैदानी इलाकों में पानी की तलाश में इसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक जाती हैं, बहुत लंबी जड़ें होती हैं, बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं, और ये पाए जाते हैं सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में। ठीक है, फिर उनसे कहिएगा कि फिर इसी तरह से सब ट्रॉपिकल क्या हो गए? नहीं, ट्रॉपिकल थे ये सब ट्रॉपिकल हो गए, ट्रॉपिकल थे जो मैंने कहा कि आपके सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल क्या हो गए? सब ट्रॉपिकल वो हो गए जो कि बाकायदा मैदानी इलाकों में नहीं हैं, लेकिन पहाड़ों के ऐसी शुरुआत में हैं जो बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं हैं। अच्छा, जो नॉर्थ के पहाड़ हैं उनकी खास बात क्या है, वहाँ हर वक्त बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े दरख्तों को सपोर्ट मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके भी हमारे जो एक तो बहुत ऊंचे नहीं है और हर वक्त वहाँ बारिश नहीं होती। वो कौन से पहाड़ी इलाके हैं? वो पहाड़ी इलाके हैं अनाबिया, बलूचिस्तान के। हमारे यहाँ दो पहाड़ी सिलसिले हैं ना, एक पहाड़ी सिलसिले हिमालयाज, कराकोरम, हिंदू कश, ये वाले हैं जो नॉर्थ में हैं, ये ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े पहाड़ हैं, जहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है, बारिशें होती रहती हैं। एक हमारा पहाड़ी सिलसिला है जो नीचा पहाड़ी सिलसिला है, ऊंचा नहीं है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, नीचा है लेकिन है पहाड़ी, है अनइवन सिलसिला, मैदानी नहीं कहेंगे। ये बलूचिस्तान का इलाका है, बलूचिस्तान का पूरा प्लेट्यू ही पहाड़ी का स्टाइल में ना, उसका ये स्टाइल है वहाँ पे। ये ऐसा हमारे प्लेन वाला नहीं है, स्ट्रेट स्ट्रेट ज़मीनें नहीं है वहाँ पे, ऊंचे नीचे पहाड़ी टाइप के सिलसिले हैं, लेकिन वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है। तो बलूचिस्तान का जो सिलसिला है, वहाँ जो दरख्त होते हैं वो एक अजीब दरख्त, बीच के दरख्त हैं, ना वो मैदानी है कि वो प्लेन ज़मीन पे होते हों, ना वो पहाड़ी है कि ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े दरख्त होते हैं। ये सब ट्रॉपिकल कहलाते हैं, इसलिए ना ट्रॉपिकल, ना कॉनिफेरस या पहाड़ी, ना रिवरिन। तो ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं ये बेचारे सबसे बुरे हालत में होते हैं, क्योंकि इन यहाँ पे बारिश भी कम होती है, यहाँ पे पानी ज़ेर ज़मीन पानी भी दूर दूर मैसर नहीं है, और ज़मीन भी सख्त है, पथरीली है, तो उस पर से जड़ों को बहुत दूर तक फैलाने भी आसान नहीं होता पौधे के लिए। तो सबसे छोटे झाड़ीदार, झाड़ियाँ जिसको आप कहते हैं ना, झाड़ियाँ ज़्यादा उगती हैं यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में झाड़ियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। तो ये सारी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मैंने आपको बताए, और वो किन इलाकों में पैदा होते हैं मैंने वही बताए। पाकिस्तान में जो इरिगेटेड फॉरेस्ट हैं उसका क्या फ़ायदा है, खुद से फॉरेस्ट उगाने का क्या फ़ायदा है, मैंने बताया, कमाई होगी आपको। दूसरा, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ कमा रहे हैं, ज़रूरत भी है ना, लकड़ी की टेबल बनानी है ना, अब क्या करें, लकड़ी की चीज़ें बहुत सारी बनानी है, तो लकड़ी चाहिए, तो क्यों ना लकड़ी ऐसी जगह से ली जाए जहाँ एक दरख्त काटे तो अगला उगा दें, ताकि नुकसान ना हो। तो ये जो आपके इरिगेटेड फॉरेस्ट होते हैं ना, खुद से आपने उगाए होते हैं,
तो ये देखभाल के उगाते हैं ऐसी जगह जहाँ पानी आसानी से मैसर है, और उसके चारों तरफ बाउंड्री रखते हैं ताकि आम लोग काट के ना ले जाएं। और बाकायदा प्लान होता है कि 100 दरख्त उगाएंगे, फिर 20 काटेंगे, फिर 20 और लगा देंगे, फिर जो जो 20 और लगाए होंगे अभी उग रहे होंगे, फिर अगले 20 काट देंगे, फिर वहाँ 20 लगा देंगे, जब तक आखिरी 20 काटेंगे तब तक पहले वाले 20 फिर पूरे बड़े हो चुके होंगे। इस तरह से लाइफ साइकिल प्लान की जाती है। और उसके पत्ते भी बहुत काम आते हैं, उसके पत्ते जानवर भी खा रहे हैं, उसके पत्तों से वो क्रिएट हो रही है जो आपकी ह्यूमस फॉर्मेशन हो रही है, उसकी जो ट्रांसपायरेशन के लिए काम में आते हैं। हवा में उस पानी को उड़ा रहे हैं तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से वाटर साइकिल आगे चल रहा है। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे आप देख रहे हैं पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे इरिगेटेड फॉरेस्ट काम करते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, आप टिकट लगा के लोगों को घुमा सकते हैं, और सॉइल इरोजन को रोक रहे होते हैं। जो सारे फॉरेस्ट के फायदे हैं वो तो हैं ही, लेकिन कमर्शियल फायदे भी इसके हैं। लेकिन इसमें नुकसान क्या है? नंबर एक, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत सारी है, बहुत बड़ी लैंड को आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा और बहुत दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये फॉरेस्ट 2 दिन में 4 दिन में नहीं बनेगा, 20-20 साल इंतजार करना पड़ेगा कि एक दफ़ा पूरा तैयार हो जाए। एक्स्ट्रा इरीगेशन बर्डन होगा, एक्स्ट्रा पानी यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। दरख्तों को मेंटेनेंस शुरू में ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि वो पौधे छोटे छोटे होंगे, उनके ख़राब होने, जल जाने, उनके डिस्ट्रॉय होने का ज़्यादा चांस होगा। फिर लैंड जो है वो आपकी रिजर्व हो जाएगी, फिर वहाँ कुछ और नहीं कर सकेंगे। इलीगल कटिंग को रोकना भी एक मुश्किल काम होता है। ये सारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है। क्या चीज़ फैसला करती है कि कहाँ कौन सा दरख्त उगेगा? तो एल्टीट्यूड से फर्क पड़ता है, जितना हाइट पे जाएंगे उससे फर्क पड़ेगा। कहाँ खुश्की ज्यादा है, कहाँ नमी ज्यादा है, इससे फर्क पड़ेगा किस टाइप के दरख्त उगेंगे। जैसे कि आप बताइए कि आप सोचें मैंने जो है वो, बस खत्म कर रहा हूँ, आप ये सोचें कि मैंने जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में नारियल के दरख्त देखे, नहीं नजर आते ना नॉर्दर्न एरिया, क्योंकि नारियल के दरख्त को खास किस्म की इन्वायरमेंट चाहिए। मैंने जो है वो नॉर्दर्न एरिया में खजूर के दरख्त देखे, नहीं देखे, उनको खास तरह की इन्वायरमेंट चाहिए। कॉनीफेरस कराची में लगा दें, नहीं उगेगा। तो दरख्तों को किसी हर तरह की स्पीशीज को एक जैसी इन्वायरमेंट में नहीं उगा सकते आप, अलग अलग इन्वायरमेंट में उगते हैं वो। तो इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो दरख्त के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं? तो एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? जमीन कितनी ऊंचाई पे है। जमीन समंदर के किनारे है, समंदर से ऊंची है, बहुत ऊंची है, पहाड़ों के ऊपर है, किस जगह उग रहा है। एल्टीट्यूड के चेंज होने से दरख्त के ऊपर फर्क पड़ता है कि कौन कौन से दरख्त कहाँ उग सकते हैं। हर दरख्त हर एल्टीट्यूड पे नहीं उग सकता, क्योंकि एल्टीट्यूड का चेंज होने से क्या चेंज होगा? एल्टीट्यूड चेंज होने से क्या चेंज होगा? टेम्परेचर। हर टेम्परेचर हर दरख्त के लिए सूटेबल नहीं है। बास टेम्परेचर बास दरख्तों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, और एल्टीट्यूड से डायरेक्ट ताल्लुक है टेम्परेचर का। जितना ऊपर जाएंगे मौसम ठंडा हो जाएगा। कुछ दरख्त ठंडे मौसम में नहीं उग सकते, कुछ दरख्त गर्म मौसम में नहीं उग सकते। फिर एरिडिटी। एरिडिटी क्या होती है? कुछ दरख्त ज़्यादा पानी मांगते हैं, कुछ दरख्त कम पानी मांगते हैं। तो कितना खुश्की है हवा में, पानी ज़मीन के नीचे, इस पर डिपेंड करता है। कितनी तरी है, कितना पानी ज़मीन के नीचे और हवा में मौजूद है, इस पर डिपेंड करता है कौन सा दरख्त उगा सकते हैं। एरिडिटी भी कह लें, प्रेसिपिटेशन भी कह लें। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। फिर टाइप ऑफ सॉइल। कुछ तरह की मिट्टियों में कुछ दरख्त उगते हैं, कुछ तरह की मिट्टी में कुछ उगते हैं, कुछ रेत में उग सकते हैं, कुछ पहाड़ों में उगते हैं, ठीक है। जबकि मैंग्रोव्स खास टाइप ऑफ सॉइल और खास टाइप ऑफ वाटर में उगते हैं। मैंग्रोव्स सॉल्ट वाटर में कैसे सरवाइव करते हैं? अल्लाह ताला ने उनको एक खास तरह की जड़ें दी हैं, और उनकी खास जड़ें हैं जिनको नीज कहते हैं। ये पेपर में नहीं आएगा, बस ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी जा रही है। हाँ, नहीं नहीं, अभी पूरी करेंगे। तो ये जो है इनकी खास जड़ें हैं जो कि सॉल्ट वाटर में से भी ऑक्सीजन को और पानी को जज्ब करके उसमें से जो प्योर पानी है वो आप तक पहुंचा देती है। मैंग्रोव्स हमारे बहुत तेजी से कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, क्यों खराब हो रहे हैं? नंबर 1 रीजन है पोल्यूशन। पोल्यूशन नंबर 1, पानी, गंदा पानी हम छोड़ते हैं ना समंदर में, उसकी वजह से किनारे किनारे पे ही मैंग्रोव उगते हैं, वहीं सबसे पहले गंदगी पहुंचती है, तो पोल्यूशन से गिर रहे हैं। दूसरी वजह क्या है? कटिंग फॉर फायरवुड।
लोग उसको काट के, जो करीब करीब के गांव देहात होते हैं वहाँ पे लोग उससे आग जला लेते हैं। मैंग्रोव काट काट के फायरवुड के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। गरीब लोग हैं, गैस आती नहीं है, लकड़ी पे खाना पकाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हल्के फुल्के जो सैलाब आते हैं उससे मैंग्रोव बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर से फ्रेश मिट्टी की सप्लाई आती है, ऊपर से सैलाब के साथ मिट्टी की मिनरल वाली मिट्टी ऊपर से नीचे आती है, इनको फायदा होता है। लेकिन समुद्री तूफान से खराब हो जाते हैं, क्योंकि तूफान तो उड़ा के ले जाएगा ना, समुद्री तूफान तो बहुत ज़्यादा सख्त होता है ना, तो समुद्री तूफान से तो हार्श सी कंडीशन से खराब होते हैं। ठीक है, एक और वजह से ये दरख्त मैंग्रोव खत्म हो रहे हैं, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। ये क्या होती है? समंदर में मिट्टी डाल के उसको पक्का कर दो, जमीन को बाहर निकाल लो समंदर में से। समंदर आया हुआ है, नीचे जमीन नहीं है, नीचे रेत है, वहां पे पत्थर भर के मिट्टी भर के उस जमीन को ऊपर कर दो, इतना ऊपर कर दो कि अब वहां पे एक नई सोसाइटी बना के वहां रहना शुरू कर दो। ये रिक्लेमेशन ऑफ लैंड कहलाती है। आपका डिफेंस का बहुत सारा इलाका रिक्लेम्ड है, पहले वो समंदर था। ठीक है, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड की वजह से भी क्या हो रहा है आपका, जो मैंग्रोव्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि आप जो उनकी हैबिटेट थी वही ख़त्म कर दिया आपने। जहाँ वो उग रहे थे वहाँ आप इंसान रह रहे हैं, तो मैंग्रोव कहाँ रहेंगे। ठीक है, तो मैंग्रोव लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक तो हवा में ऑक्सीजन तो दे ही रहे हैं, साथ में जो मैंने कहा ना, मछलियों की अफजाइश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव्स, वरना हमारे साहिलों में मछलियाँ आना बंद हो जाएंगी, और मछली हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अच्छा जी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? बहुत बेसिक सी बात है इसमें। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो टिम्बर होता है, इन लकड़ी जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, फ्यूल वुड होती है, और दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि उसकी छाल में से कुछ आपने उसकी वो रबर निकालते हैं छाल में से, दरख्त की, दरख्त रबर ट्रीज में से रबर निकलता है, बाज़ दरख्तों की छाल में से वो निकलती है, खुशबू निकलती है, अगर वुड कहलाती है, जिसमें से कि आप वो निकालते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स हैं। फिर इनकी छाल से वो बनाए जाते हैं, मैट्स बनाए जाते हैं, इनसे कुछ मेडिसिन भी बनाई जाती है, पेपर भी बनाया जाता है। छाल से पेपर तो खैर पूरे दरख्त से ही बन जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन की क्या वजह है भाई? ये भी बहुत आसान सी बात है। डिफॉरेस्टेशन नंबर वन, अगेन टिम्बर, लकड़ी हासिल करने के लिए हम काट रहे हैं, उसकी कमर्शियल वैल्यू है। फिर आग जलाने के लिए हम काट रहे हैं। फिर कुछ नेचुरल फायर्स भी हैं, नेचुरल फायर्स भी लग रही हैं जंगलों में। जब बहुत खुश्क मौसम होता है, गर्म मौसम होता है, दरख्त के अंदर पानी नहीं होता, दरख्तों की छालें आपस में टकराती हैं, उसकी फ्रिक्शन से आग लग जाती है और पूरे पूरे जंगल जल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, यहाँ पे जो है वो अभी हमारे मार्गला हिल्स में आग लगी थी, वो तो खैर लोगों की गलती से लगी थी, लेकिन आग लग जाती है दरख्तों में। फिर अर्बनाइजेशन की वजह से दरख्त खत्म हो रहे हैं। क्या मतलब हुआ? जहाँ शहर बनाना है यहाँ का जंगल काट दो, या यहाँ एग्रीकल्चर की वजह से जंगल खत्म हो रहे हैं। क्या मतलब हुआ? यहाँ मुझे खेत बनाना है, यहाँ का जंगल काट दो। तो टिम्बर की वजह से, आग की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, फायरवुड के तौर पे कुकिंग हीटिंग के लिए, और ग्रेजिंग, कैटल कैटल ग्रेज कर करके दरख्तों के सारे पत्ते खा जाते हैं अगर, तो फिर उस समय निकल जाता है। डिफॉरेस्टेशन का क्या नुकसान है? बहुत अच्छा सा डायग्राम बनी हुई है, पेज नंबर 78 पे देखिएगा, बहुत अच्छी बनी हुई है कि क्या नुकसान आते हैं। जो दरख्त पे स्पीशीज़ रहती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ये इन्वायरमेंटल लॉस है। एयर पोल्यूशन होती है, इन्वायरमेंटल लॉस है। हैबिटेट लॉस हो जाता है बहुत सारे जानवरों का, इन्वायरमेंटल लॉस है। फिर सॉइल ख़राब होती है, सारी बातें की ना हमने। वाटर इरोजन, विंड इरोजन पॉसिबल होती है। सरफेस रन ऑफ बढ़ जाता है, यानी सरफेस पे से मिट्टी बह बह के दरिया में जा रही होती है, जिसकी वजह से रेजरवायर में सिल्टेशन होती है। रेजरवायर में सिल्टेशन किसके साथ जाओगी? रेजरवायर में सिल्टेशन होती है। रेजरवायर किसे कहते हैं? डैम। रेजरवायर कहते हैं किसी भी चीज़ के जखीरे को। तो पानी का रेजरवायर डैम के अंदर। सिल्टेशन मतलब नीचे मिट्टी का बैठ जाना, जिससे उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। वाटर सप्लाई क्लॉग हो जाती है, जगह जगह कैनाल्स के अंदर मिट्टी भर गई, वो आगे नहीं जा पा रहा पानी वहां से, जिसकी वजह से फसलें कम उग पाती हैं। जब रेजरवायर पानी कम होगा तो फसलें कम होंगी। फिर जब जब आपके रेजरवायर में जगह कम होगी, तो जब ज्यादा पानी आएगा तो वो संभाल नहीं सकेंगे, फ्लड्स ज्यादा आएंगे।
और मिट्टी के गिरने से आपके लैंडस्लाइड ज़्यादा होंगी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। ये बड़ी अच्छी सी इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, जो पीछे सारी बातें डिस्कस की हैं उसको इन्होंने कवर किया है। सोल्यूशन क्या है जी? डिफॉरेस्टेशन का क्या सोल्यूशन है? खत्म हो गया, 2 पेज रह गए। डिफॉरेस्टेशन के क्या सोल्यूशन है? नंबर 1, पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज सख्त बनाए जाएं, लॉज बनाए भी जाएं, उन पर इम्प्लीमेंट भी किया जाए। ठीक है। नंबर 2, लॉज बनाए भी जाएं और इम्प्लीमेंट भी सख्ती से कराया जाए। ये दरख्त नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है। फिर अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोग भाई खुद संभालें अपने दरख्त, अपने आसपास के दरख्तों के। आपने आप आसपास के दरख्त काट देंगे तो आपके यहाँ टूरिस्ट नहीं आएंगे, आपकी अपनी सांस खत्म हो जाएगी। तो लोगों को ये रियलाइज करवाया जाए। ठीक है। कैंपेन चलाई जाए, फॉरेस्टेशन कैंपेन, दरख्त उगाने की कैंपेन चलाई जाए। 1 मिलियन ट्री मार्च, 1 मिलियन ट्री, 1 बिलियन ट्री, फलाना ट्री कैंपेन चलाते हैं लोग, शौक से दरख्त लगा देते हैं, वो फिर बड़े हो जाते हैं। फिर ऑल्टरनेट दिया जाए लोगों को आग जलाने के अलावा खाना पकाने के लिए। क्या हो सकता है ऑल्टरनेट? सोलर पैनल दे दो भाई, कि वो सोलर पैनल की बिजली से खाना पका लो, आग नहीं जलाओ। ठीक है, बिजली से बना लो, सोलर पैनल की बिजली फ्री है। ठीक है। इसी तरह से नेचुरल गैस दे दो, चलो जहां पहुंचा सकते हो, हर जगह नहीं पहुंच सकती, गैस के सिलेंडर दे दो। लेकिन सोलर पैनल तो फ्री बिजली दे रहे हैं ना आपको, कोई कोई खर्चा थोड़ी करना है। एक दफा सोलर पैनल लगा दिया, 20-20 साल तक वो चलता है, फ्री बिजली दे रहा है। बिजली से चूल्हा जलाओ, दिन दिन में सारा खाना दिन में पका लो अपने, कोई दरख्त जलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर नर्सरीज लगाई जाए। नर्सरीज क्या होती है? दरख्तों की भी नर्सरीज होती है ना, जहाँ दरख्तों की अफजाइश की जाती है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जाए, हर दरख्त पे टैग किया जाए, नंबर लगाया जाए, हिसाब रिकॉर्ड रखा जाए, दरख्त नंबर 1, 2, 3, 4, दरख्त नंबर 5,07,871, सब दरख्त रिकॉर्ड में है, कोई कटा तो नहीं, कोई इधर तो उधर तो नहीं हुआ, ताकि चोरों से बच सकें। चोरी बहुत होती है दरख्तों की। ठीक है जी। फिर एक एक टेक्निक कहलाती है टेरेसिंग। ये देखो ना अब, ये ईमान बाजी, ये दरियत पहाड़ है, पहाड़ को ऐसे ऐसे काट दिया जाए। ठीक है, और ये काट दिया आपने, इससे क्या फ़ायदा होगा? अब यहाँ पे सीधी जगह मिल गई दरख्त या फसलें उगाने के लिए। टेरेसिंग भी एक तरीका है जिसकी वजह से आप ज़्यादा दरख्त उगा सकते हैं। ज़्यादा स्टीप हिल है ना, बिल्कुल सीधी पहाड़ है, ऐसे टेरेस बना दो, इन टेरेस के ऊपर जो है आप दरख्त भी उगा सकते हैं, फसल भी उगा सकते हैं। इसको स्ट्रिप फार्मिंग भी इसी तरह से की जाती है, कि ये पहाड़ चल रहा है और पहाड़ के ऊपर ये इस तरह की ना होते हैं पत्थरों की लेवल्स, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा करके ऐसे स्ट्रिप्स बना दो, इन स्ट्रिप्स से फार्मिंग कर ली जाए, दरख्त उगा दी जाए। आप अगर नॉर्दर्न एरियाज में जाएंगे आपको बहुत नजर आएंगे। ये देखिए, ये नज़र आ रहे हैं आपके पास, ये टेरेसिंग की हुई है इन्होंने, इन स्ट्रिप्स में फार्मिंग हो रही है। ये काउंटर प्लोइंग है, ऊपर से नीचे तक एक आपने एक झाड़ या पौधा उगा लिया। तो मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं जिसकी वजह से कि आप पूरे पूरे प्लेन्स के जंगल ना काटो। आप कहोगे पहाड़ों में हम खेती बाड़ी कैसे करें? भाई ऐसे कर लो, सीधी जगह के जंगल नहीं काटो। तो पाकिस्तान में रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन क्या होती है? कि जहाँ जहाँ पौधे थे उनको उगाया जाए और उसके अलावा भी जगहों को तयन करके वहाँ पे पौधे लगाए जाएं। ख़ास तौर पे जो इकोलॉजिकली क्रिटिकल एरियाज़ हैं, कि यहाँ पौधे ख़त्म हो गए तो बहुत नुकसान होगा, उन जगहों का ख्याल रखा जाए कि वहाँ पे पौधे दोबारा उगाए जाएँ। तो ये पूरी ड्राइव चली हुई है। पाकिस्तान में बहुत ड्राइव इसकी चलाई गई, पिछली हुकूमत में भी काफ़ी इस पे काम हुआ था, एनजीओज़ ने भी बहुत काम किया, और ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ पे तो बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पूरे पहाड़ काट के ले गए हैं, पूरे पूरे पहाड़ों के जो हैं वो दरख्त बैरन कर दिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 2004 में गया था कालाम, और अभी गया था पिछले साल कालाम। तो मतलब मुझे जो दरख्त ही दरख्त थे ना, एक हैबतनाक लगता था कि सिर्फ हरा ही हरा दिख रहा है,
पूरे पहाड़ में से कहीं दूर से भी कुछ पहाड़ नहीं नजर आ रहा, सिर्फ ग्रीन एक वेलवेट का वो नजर आ रहा है, इतने दरख्त होते थे, तो वो कहीं दरख्त ही नहीं दिख रहे, पूरी पूरी सरफेस सफा चट कर दी गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट को अच्छा ये नहीं हो सकता है कि दरख्त ना कटें, नहीं हो सकता ऐसा, चाहिए ही चाहिए। तो सस्टेनेबल बना दो, ये जो आखिरी लफ्ज़ है ना ये बहुत ज़रूरी है, जगह जगह इस्तेमाल होगा। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, ऐसे तरीके से काटो कि वो ख़त्म ना हो जाए। मछलियां पकड़ने में भी यही होगा, सस्टेनेबल करो भाई, कैसे कैसे पकड़ो, जब उनके अंडे देने का सीजन हो ना तो नहीं पकड़ो, या मछली का जाल का साइज थोड़ा चौड़ा कर दो कि उसमें छोटी मछलियां ना फंसे, वो बेचारी जो अभी पैदा हुई हैं, अभी अभी नई नई बनी है, तो उनको तो खेलने दो, उनके खेलने कूदने के दिन है, बड़ी वाली को पकड़ लो। तो छोटी मुख्तलिफ तरीके ऐसे हैं जिनकी वजह से आप अपना कमर्शियल एक्टिविटी जारी रखें, लेकिन वो सस्टेनेबल हो, ऐसा ना हो कि वो सब खत्म ही हो जाए, सारे दरख्त ऐसे काट दो कि कल कोई दरख्त ही ना बचे। ऐसे काटो, थोड़े अभी काट लो, फिर वो दोबारा उगेंगे, जब तक थोड़े दूसरे काट लेना। तो ये सस्टेनेबली आप दरख्तों को काटें और दोबारा से उगाते रहें। इस जिम्मेदारी के साथ जब आप पूरी कम्युनिटी को साथ मिला लेते हैं, सब लोग साथ मिलकर जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, तो कमर्शियल काम भी निकलता रहता है और एनवायरनमेंट भी तबाह नहीं होती। तो ये हमारा फॉरेस्ट के बारे में टॉपिक था, आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए, इसके नोट्स थोड़े से क्रिएट कीजिए और इसके पास पेपर्स मार्किंग स्कीम की मदद से अटैम्प्ट कीजिए, और फिर मेरे पास दोबारा आइए ताकि हम डिस्कस कर सकें कि इसके पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।